हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग गोल्स। आई एम कोगिन, हिंदी एजुकेटर। तो कल के डेमो में हमने डिस्कस किया था आदिकाल का नामकरण व समय सीमा। आज का जो डेमो रहने वाला है क्लास 2, इसमें हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा। यानी जो हमारा हिंदी साहित्य है उसमें लेखन परंपरा कहाँ से शुरू होती है और जो अब भी चल रही है। तो हिंदी साहित्य लेखन परंपरा, हिंदी साहित्य लेखन परंपरा की जब हम बात करते हैं तो हिंदी साहित्य में जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं, ये कौन कौन से आलोचकों के द्वारा लिखे गए, ग्रंथ का क्या नाम है, ग्रंथ कितने भागों में प्रकाशित है, प्रकाशन वर्ष क्या है, कहाँ से ये प्रकाशित हुआ था, किस पत्रिका में ये प्रकाशित है, कितने कवियों को इन्होंने लिया है, हिंदी के वो कवि थे या फिर उर्दू के कवि थे या फिर अन्य भाषाओं के कवि थे, इनका इन्होंने जो समय सीमा है इसमें क्या मानी है, कितने कवियों को इन्होंने अपने ग्रंथ में सम्मिलित किया है, इन सब के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये टॉपिक आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जितने स्टार लगाए जा सकते हैं लगा लेना। ये टॉपिक आपका टीजीटी और पीजीटी दोनों में क्या है, कॉमन है। अगर मैं टीजीटी और पीजीटी की बात करती हूँ तो जो आपका हिंदी साहित्य है सेम है, कुछ भी अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। वही आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो ये जो टॉपिक हिंदी साहित्य के आपके सामने आ रहे हैं, ये सिर्फ न केवल टीजीटी पीजीटी बल्कि आपको जो पंजाब मास्टर कैडर का एग्जाम है, चंडीगढ़ है और टीजीटी स्क्रीनिंग है, सभी के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने आते हैं आलोचक, कवि कह सकते हो, आलोचक कह सकते हो, लेखक कह सकते हो। कौन आते हैं? गार्शा दत्तासी। सबसे पहले हिंदी साहित्य लेखन परंपरा की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? विदेशी लेखक होते हैं, फ्रेंच भाषा में ग्रंथ को लिखते हैं, यानी अंग्रेजी भाषा में इन्होंने अपने ग्रंथ को लिखा। नाम क्या है बेटा? गार्शा दत्तासी। गार्शा दत्तासी के द्वारा हमारे हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य लेखन परंपरा की शुरुआत की जाती है। नाम क्या है? गार्शा दत्तासी। अगर पीवाईक्यू नहीं देखे हैं तो उठाकर देख लेना, पिछली बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। जो कि एक फ्रेंच विद्वान है। क्या है ये? एक फ्रेंच विद्वान है। उनकी इस लेखन परंपरा की शुरुआत उनके द्वारा रचित ग्रंथ इस्तवार द लित रेतु एंदु हिंदुस्तानी से हुई। तो ग्रंथ का क्या नाम बताया गया है? इस्तवार द लालित एतु एंदु हिंदुस्तानी। यह जो ग्रंथ है ये 2 संस्करणों में प्रकाशित होता है। अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, बट अगर आप मेरी क्लासेस को देख रहे हैं तो आगे से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? बच्चे सोचते हैं कि ये ग्रंथ 2 भागों में प्रकाशित है। नहीं, ये ग्रंथ 2 संस्करणों में प्रकाशित है। कितने संस्करणों में प्रकाशित है? 2 संस्करणों में। जो प्रथम संस्करण आता है इसके 2 भाग आते हैं, 1839 और 1847। जो दूसरा संस्करण इनका आता है इसके 3 भाग आए थे। पहला और जो दूसरा भाग है इसका प्रकाशन वर्ष तो क्या है? 1870। लेकिन जो तीसरा भाग आता है दूसरे संस्करण का, उसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1871 है। अब आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे, बट मैं किस लिए हूं? मैं आप लोगों का यहाँ पर कंफ्यूजन दूर करती हूँ। देखो, तासी के द्वारा ग्रंथ लिख दिया गया। इसके कितने संस्करण आते हैं? 2 संस्करण आते हैं, 2 भाग नहीं आते। नोट करना है, इसके 2 संस्करण आते हैं। जो पहला संस्करण इसका निकलता है इसके 2 भाग आते हैं। पहले संस्करण के कितने भाग आते हैं? 2 भाग, 1839 और 1847। जब दूसरा संस्करण निकलता है तो इसके 3 भाग निकलते हैं और इन 3 भागों में जो पहला और जो दूसरा भाग है ये एक साथ प्रकाशित होते हैं 1870 में। और जो तीसरा भाग आता है ये कब प्रकाशित होता है? 1871 में ये प्रकाशित होता है। आई थिंक आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब इस ग्रंथ में ये क्या बात करते हैं? इस ग्रंथ में इन्होंने कुल 738 कवियों को लिया है और हिंदी के मात्र इन्होंने 72 कवि रखे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेगा एग्जामिनर की गार्शा दत्तासी के द्वारा हिंदी के कितने कवि रखे गए हैं? तो 72 कवि इसमें क्या है? हिंदी के रखे गए हैं। बाकी कवि किसके रख लिए इन्होंने? उर्दू के रख लिए। इसीलिए तो ये क्या है? हिंदी के कट्टर आलोचक रामचंद्र शुक्ल गार्शा दत्तासी को बताते हैं और इन्होंने अपने ग्रंथ में वर्ण कर्मानुसार पद्धति अपनाई है। अब जब आप इतिहास ग्रंथ पढ़ोगे तो कोई लेखक वर्ण कर्मानुसार पद्धति अपनाता है, कोई काल कर्मानुसार पद्धति अपनाता है, कोई सामाजिक, कोई आलोचनात्मक, कोई वैज्ञानिक, कोई विधवादी पद्धति, यानी एक तरह से अलग अलग पद्धतियां लेखकों के द्वारा अपनाई जाती हैं। तो जहां से हमारे हिंदी साहित्य लेखन परंपरा
की शुरुआत होती है, सबसे पहले जो कवि है, लेखक हैं, कौन सी पद्धति अपनाते हैं? वर्ण कर्मानुसार पद्धति अपनाते हैं। अब ये वर्ण कर्मानुसार पद्धति क्या है? जब आप व्याकरण में पढ़ते हो तो पहले क्या आते हैं? स्वर, उसके बाद क्या आते हैं? व्यंजन। तो उसी प्रकार ये अपने ग्रंथ में कवियों का स्थान रखते हैं, यानी ए के इन्होंने पहले कवि रख लिए और आ के जो आते हैं फिर इनको बाद में रख लिया। जैसे हम व्यंजन में बात करते हैं तो क ख के कवियों को इन्होंने पहले रख लिया, ख ख के कवियों को इन्होंने बाद में रख लिया। इस तरह से ये क्या करते हैं? अपने ग्रंथ में वर्ण कर्मानुसार पद्धति अपनाते हैं। अब ये जो सबसे पहले कवि किसको रखते हैं? अंगद को रखते हैं, जो कि सिख संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, और लास्ट के कवि हेमंत पंत को मानते हैं। किसको मानते हैं? हेमंत पंत को मानते हैं। तासी ने जो ग्रंथ लिखा है, इसमें जो पहले कवि बताते हैं अंगद, जो कि सिख संप्रदाय से संबंधित हैं, और सिख संप्रदाय में भी एक तीहन संप्रदाय आता है, उससे ये संबंधित है। कौन? अंगद। और अंतिम कवि किसको बताते हैं? हेमंत पंत को बताते हैं, जिसकी रचना क्या है? कवि चरित्र है। रचना कौन सी बताई है? कवि चरित्र बताई है। अभी तक आपके एग्जाम में सिर्फ ये क्वेश्चन बना है कि तासी जी के द्वारा कौन सा पहला कवि है और कौन सा लास्ट का कवि है, बट जो हेमंत पंत है उनकी रचना आपसे पूछी जा सकती है। कौन सी रचना बताते हैं तासी जी? कवि चरित्र क्या है? इनकी एक रचना है। और जो अंगद कवि आए हैं, इसमें पहले ये सिख संप्रदाय में जो तीहन संप्रदाय है उससे संबंधित है। ये तो तासी के बारे में जो इन्होंने अपने ग्रंथ में जो वर्णन किया है उसके बारे में है। लेकिन आगे चलकर जो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय हुए हैं, इन्होंने तासी के ग्रंथ का अनुवाद किया था। अनुवाद का अर्थ क्या होता है? अनु यानी पीछे, वाद यानी परंपरा। जो परंपरा एक तरह से जो वाद विचारधारा है चल पड़ती है। तो इन्होंने जो ये ग्रंथ पहले फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, अंग्रेजी भाषा में, बाद में इसका इन्होंने हिंदी में अनुवाद कर दिया। यानी जो अंग्रेजी भाषा थी उसको उन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया? हिंदी में। और किस नाम से लिखा इन्होंने ये ग्रंथ? हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इस ग्रंथ को लिखा, और 1952 में ये ग्रंथ इन्होंने प्रकाशित किया। प्रकाशन वर्ष आपसे पूछा जा चुका है। गार्षा दत्तासी क्या, अब आप साहित्य लेखन परंपरा जितनी भी पढ़ोगे, सभी लेखक सभी कवि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक को भी आप मिस नहीं कर सकते। तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा तासी के ग्रंथ का अनुवाद किया जाता है। किस नाम से किया जाता है? हिंदू साहित्य इतिहास नाम से सन 1952 में इसका प्रकाशित करवाते हैं। तासी ने जो ग्रंथ लिया है, इसमें वर्ण कर्मानुसार पद्धति अपनाई, इन्होंने पहले बता दिया है। इसमें इन्होंने एंदुई का अर्थ क्या बताया है? हिंदी, और हिंदुस्तानी का अर्थ क्या बताया है? उर्दू बताया है। ये दोनों पॉइंट नोट करने हैं। एंदुई का अर्थ बताया हिंदी, और हिंदुस्तानी का अर्थ बताया इन्होंने उर्दू। एक बार तासी को हम रिवाइज कर लेते हैं। गार्षा तासी के द्वारा ग्रंथ लिखा गया है इस्तवार द ललित ए तुर एंदुई ए हिंदुस्तानी। इस ग्रंथ को ये फ्रेंच भाषा में लिखते हैं। 738 कवि इसमें लेते हैं, 72 कवि मात्र हिंदी के इसमें रखते हैं। बाकी कवि किसके आते हैं? उर्दू के आते हैं। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल इसको क्या कहते हैं? हिंदी का सबसे कट्टर आलोचक इनको माना गया है शुक्ल के द्वारा। इनका जो ग्रंथ आता है, इसके दो संस्करण निकलते हैं। जो पहला संस्करण आता है इसके 2 भाग हैं, और जो दूसरा संस्करण आता है इसके भी कितने भाग बताए गए हैं? 3 भाग बताए गए हैं। 2 भाग एक साथ प्रकाशित होते हैं, और जो दूसरा भाग है, तीसरा भाग है, ये एक साथ प्रकाशित होता है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा इस ग्रंथ का अनुवाद 1952 में हिंदी भाषा में किस नाम से किया गया? हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इसमें क्या किया है? इसका अनुवाद किया है। और तासी ने इसमें वर्ण कर्मानुसार पद्धति अपनाई है। पहला कवि अंगद को माना है, और लास्ट कवि किसको मानते हैं? हेमंत पंत को मानते हैं। अगर इतना आप तासी के ग्रंथ के बारे में कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा। आगे बात करते हैं, दूसरे लेखक आते हैं आपके सामने, महेश दत्त शुक्ल। इनके ग्रंथ का क्या नाम है? भाषा काव्य संग्रह। 1873 में ये ग्रंथ आपके सामने आता है, और हिंदी भाषा में लिखा गया क्या है? पहला ग्रंथ है। वेरी इंपॉर्टेंट, पता नहीं कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। भाषा को क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है हर बार। कभी तो पूछा जाता है कि महेश दत्त शुक्ल ने कौन सा ग्रंथ लिखा, कभी इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है, कभी पूछ लिया जाता है कि भाषा काव्य संग्रह किसके द्वारा लिखा गया, और
कभी पूछ लिया जाता है कि हिंदी का पहला इतिहास लेखन ग्रंथ परंपरा में पहला ग्रंथ कौन सा है, तो महेश दत्त शुक्ल के द्वारा भाषा काव्य संग्रह, जो कि 1873 में लिखा गया है, हिंदी में लिखा गया पहला ग्रंथ है। अब हम बात करते हैं शिव सिंह सेंगर की। वेरी इंपॉर्टेंट लेखक हैं शिव सिंह सेंगर। क्या बताते हैं अपने ग्रंथ में? बताते हैं जो शिव सिंह सेंगर के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है, ग्रंथ का नाम क्या है? शिव सिंह सरोज। 1883 में यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। 838 कवियों का जीवन चरित्र और रचनाओं के उदाहरण देकर इन्होंने प्रस्तुत किया है। ऊपर हमने ताशी के ग्रंथ को पढ़ा था, उसमें भी उन्होंने जीवन चरित्र नहीं दिया, बट रचनाएं कुछ कुछ दी हैं। लेकिन शिव सिंह सेंगर ने जो ग्रंथ लिखा है, इसमें ये जितने भी कवि रखते हैं, कवियों के जीवन परिचय के साथ साथ उनकी रचनाओं के उदाहरण भी देते हैं। और ये भी कौन सी पद्धति अपनाते हैं? वर्ण कर्मानुसार पद्धति अपनाई थी। और इन्होंने अपने ग्रंथ को लिखने के लिए कालिदास हजारा, जो कालिदास हजारा हैं, उनके ग्रंथ को इन्होंने आधार बनाया था। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने जो रीतिकाल की सामग्री जुटाई है, कहां से जुटाई है? मिस्र बंधुओं के मिस्र बंधु विनोद जो ग्रंथ है वहां से उठाई है। उसी प्रकार से शिव सिंह सेंगर ने जो ग्रंथ लिखा है शिव सिंह सरोज नाम से 1883 में, इसमें इन्होंने इस ग्रंथ को जो लिखा है उसके लिए सहायक सामग्री किससे उठाई है? कालिदास हजारा नामक ग्रंथ से इन्होंने सामग्री उठाई है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब रामचंद्र शुक्ल इस ग्रंथ को क्या कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ शिव सिंह सरोज को कवित संग्रह कहा है। क्या कहा है रामचंद्र शुक्ल ने? कवित संग्रह कहा है। लेकिन गणपति चंद्रगुप्त इस ग्रंथ को महत्वपूर्ण नहीं मानते। गणपति चंद्रगुप्त ने इसको महत्वपूर्ण नहीं माना, लेकिन रामचंद्र शुक्ल सबसे पहले इस ग्रंथ को क्या कहते हैं? कविता संग्रह की क्या देते हैं? संज्ञा देते हैं। गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नाम से ग्रंथ लिखा जाता है, जिसमें ये भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी का क्या मानते हैं? जिनके द्वारा शालिभद्र सूरी नाम की रचना लिखी जाती है, हिंदी का पहला कवि मानते हैं। वहीं गणपति चंद्रगुप्त शिव सिंह सेंगर के द्वारा शिव सिंह सरोज लिखा गया है, इसको महत्वपूर्ण ग्रंथ नहीं मानते। अगले जो लेखक आपके सामने आते हैं जॉर्ज गिरियसन। जितने स्टार लगाए जा सकते हैं लगा लेना, यहां से एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। जॉर्ज गिरियसन ने जो ग्रंथ लिखा है, इसमें ये बताते हैं, पहले ग्रंथ का नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। जॉर्ज गिरियसन का ये ग्रंथ है। इसका प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में हुआ। अनेक विद्वानों ने इस ग्रंथ को साहित्य का प्रथम इतिहास माना है। गिरियसन महोदय ने गारसा दत्तासी व शिव सिंह सेंगर के द्वारा एकत्रित सामग्री का उपयोग करते हुए अपने ग्रंथ को और भी प्रामाणिक बनाने का प्रयास किया है। शिव सिंह सेंगर ने तो कालिदास हजारा को उठाया था, यहाँ पर कौन आते हैं? गिरियसन। गिरियसन महोदय ने शिव सिंह सेंगर ग्रंथ को क्या बनाया है? आधार बनाया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जो जॉर्ज गिरियसन आते हैं, इन्होंने किस ग्रंथ को आधार बनाया था? शिव सिंह सेंगर ग्रंथ को आधार बनाया था, लेकिन साथ में ताशी का भी नाम लेते हैं। बट ज्यादातर सामग्री ये किससे उठाते हैं? शिव सिंह सेंगर से उठाते हैं। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन शिव सिंह सेंगर से ही पूछा जाता है। अगर गिरियसन के द्वारा जो सामग्री जुटाई गई है, किस ग्रंथ से जुटाई है? तो शिव सिंह सेंगर से इन्होंने इस ग्रंथ की सामग्री को जुटाया है। जब इसके अलग अलग खंड निकलते हैं तो इसका प्रकाशन वर्ष 1888, लेकिन एक पुस्तककार के रूप में यह ग्रंथ 1889 में कलकत्ता से प्रकाशित होता है। अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, मानते हूं। देखो, यहाँ पर एक प्रकाशन वर्ष 1888 है और दूसरा प्रकाशन वर्ष आपके सामने 1889 है। अब ये क्यों है? क्योंकि जॉर्ज गिरियसन के द्वारा ग्रंथ लिखा गया है बेटा, ये 11 भागों में इस ग्रंथ को प्रकाशित करते हैं, लेकिन लिखते कितने भागों में है? 12 भागों में। नोट करना है पॉइंट को। 12 भागों में इस ग्रंथ को लिखते हैं। 12वां भाग क्या है? अज्ञात कवि नाम से। बट प्रकाशित कितने भागों में करते हैं? ये 11 भागों में प्रकाशित करते हैं। अब जो ये 11 भाग थे, ये अलग अलग रूप में प्रकाशित होते हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा,
चौथा, पांचवा, ऐसे अलग अलग रूप प्रकाशित होते हैं, यानी एक विशेषांक के रूप में। विशेषांक का अर्थ क्या है? विशेष अंक। और विशेष अंक इसमें क्या है? अलग अलग 11 दिए गए हैं। तो विशेषांक के रूप में ये ग्रंथ कब प्रकाशित होता है? 1888 में प्रकाशित होता है। लेकिन जब इनको जो ये 11 इसमें भाग दिए गए हैं, जब इनको कंबाइन कर दिया जाता है तो एक पुस्तक के रूप में ये ग्रंथ 1889 में कलकत्ता से प्रकाशित होता है। लेकिन जब एक विशेषांक के रूप में ये 1888 में प्रकाशित हुआ था, तब कहां से इसका प्रकाशन हुआ था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से क्या है इसका प्रकाशन हुआ था। तो दोनों सन आपको समझ में आ गए होंगे। 1888 इसका प्रकाशन वर्ष क्यों है और 1889 इसका प्रकाशन वर्ष क्यों है। एक बात और नोट करनी है, अगर पूछ लिया जाए कि गिरियसन का ग्रंथ कितने भागों में प्रकाशित है, तो आपको 11 के ऊपर टिक करना है, 12 के ऊपर नहीं। अब 12 के ऊपर टिक क्यों नहीं करना है? क्योंकि 12वां जो भाग है इनका प्रकाशित ही नहीं हुआ, केवल 11 भाग ही क्या है इसके प्रकाशित होते हैं, इसीलिए आपको 11 के ऊपर टिक करना है, न कि 12 के ऊपर। अब हम आगे चलते हैं कि इसमें इन्होंने 952 कवियों को लिया। कितने कवियों को लिया है? 952। तासी ने लिया था 738 कवियों को, शिव सिंह सेंगर ने लिया था 838 कवियों को। लेकिन जो कौन आते हैं? गिरियसन आते हैं, ये 952 कवियों को लेते हैं। और सभी कवि किसके हैं? हिंदी के हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सभी किसके कवि रखते हैं? हिंदी के रखते हैं। और काल कर्मानुसार पद्धति को अपनाते हैं। काल कर्मानुसार पद्धति क्या है? जैसे मान लीजिए अब 2026 है, आगे 27 आएगा, फिर 28 आएगा, इस तरह से क्या है ये काल कर्मानुसार पद्धति को अपनाते हैं और अपने ग्रंथ को 11 भागों में बांटते हैं। अब ये 11 नाम कौन से हैं? कौन से नंबर पर कौन सा नाम आता है, सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये चारण काल। चारण काल किसको कहते हैं? आदिकाल को कहते हैं। किसको कहा है चारण काल? कल का वीडियो लेक्चर जो डेमो मैंने आप लोगों के सामने दिया था, वो वही था आदिकाल की समय सीमा और नामकरण को लेकर। वहां पर कौन आए थे? गिरियसन महोदय वहां पर आए थे और इन्होंने आदिकाल को नाम क्या दिया? चारण काल नाम दिया। समय सीमा भी मैंने बताई थी, 700 से 1300 ईस्वी क्या है इसकी समय सीमा मानते हैं। उसके बाद ये करते हैं 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। फिर तीसरा आता है जायसी की प्रेम कविता। चौथा आता है ब्रज का कीर्तन संप्रदाय। पांचवा पूछा गया है मुगल दरबार। छठा है तुलसीदास। सातवां है रीति काव्य। आठवां है तुलसी के अन्य प्रवर्ती कवि। नौवां आता है 18वीं शताब्दी। 10वां आता है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और 11वां आता है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इस तरह से इनका जो ये ग्रंथ है ये 11 भागों में क्या है प्रकाशित है। पहला है चारण काल, दूसरा है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा है जायसी की प्रेम कविता, चौथा है ब्रज का कीर्तन संप्रदाय, पांचवा है मुगल दरबार, छठा है तुलसीदास, सातवां है रीति काव्य, आठवां है तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि, नौवां है 18वीं शताब्दी में हिंदुस्तान, 10वां है फिर कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और फिर 11वां आता है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। अब ये रीतिकाल को क्या नाम देते हैं? रीति काव्य नाम देते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। रीतिकाल को इन्होंने क्या कहा है? रीति काव्य कहा है। आदिकाल को क्या कहा? चारण काल कहा। भक्ति काल को इन्होंने क्या कहा है? स्वर्ण युग कहा है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहने वाले कौन है? ये कौन है? गिरियसन महोदय। अब हम आगे बात करते हैं इस ग्रंथ के बारे में। ये स्वयं कहते हैं कि मैं आधुनिक भाषा का साहित्य प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मैं संस्कृत, प्राकृत, अरबी, फारसी, उर्दू के लेखकों को जानबूझकर अपने ग्रंथ से बाहर निकाल रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर तासी पहले ही चर्चा कर चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन है। अब यहाँ पर गिरियसन महोदय ने स्पष्ट कर दिया कि मैंने हिंदी के कवियों को क्यों रखा, क्योंकि जो संस्कृत, प्राकृत, अरबी, फारसी, उर्दू जो पहले की जो भाषाओं के कवि हैं उनके ऊपर तासी पहले ही चर्चा कर चुके हैं, इसलिए मैं इनको जानबूझकर अपने ग्रंथ से बाहर कर रहा हूं। रामचंद्र शुक्ल इस ग्रंथ के बारे में कहते हैं कि यह बड़ा कवि वर्त संग्रह है। क्या है भाई? ये बड़ा कवि वर्त संग्रह इन्होंने कहा है। शिव सिंह सेंगर को कहा था कवित संग्रह, इसको कहा है बड़ा कवि वर्त संग्रह। और इस ग्रंथ का अनुवाद
किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से सन 1957 में प्रकाशित किया। एक आते हैं किशोरीलाल गोस्वामी, जिन्होंने मयंक मंजरी नाम का उपन्यास और उपन्यास नाम की पत्रिका इन्होंने निकाली थी। बट ये अलग है, किशोरीलाल गुप्त किस नाम से करते हैं? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। कब करते हैं? 1957 में करते हैं। 1952 में किसने किया था? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा गारसा दत्तासी के ग्रंथ का अनुवाद किया गया था। बट किशोरीलाल गुप्त कब करते हैं? 1957 में करते हैं। गिरिसन महोदय की दो पुस्तकें और आती हैं, द लिंग्विस्टिक ऑफ हिंदुस्तान और तुलसीदास का वैज्ञानिक इतिहास। तुलसीदास का वैज्ञानिक इतिहास एचपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। जॉर्ज गिरिसन फिर क्या कहते हैं? इन्होंने बताया कि आरंभिक काल को, आदिकाल को इन्होंने चारण काव्य कहा और इसमें इन्होंने 9 कवियों को रखा। कितने कवियों को रखा? इन्होंने आदिकाल को चारण काल कहा है, इसमें ये 9 कवियों को रखते हैं। अब ये 9 कवि कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहले रखते हैं पुष्य कवि को, जिसको शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का पहला कवि माना था। ये पुष्पदंत नहीं है बेटा, ये पुष्य या पुंड कवि हैं। उज्जैन के कवि पुष्य, प्राचीन स्थानीय भाषा के कवि शिव सिंह सरोज में इनका उत्कर्ष काल 713 ईस्वी व स्थानीय भाषा यानी भाखा की जड़ के मूल है। अब भाखा की जड़ यहाँ पे क्यों दिया है गिरिसन ने? क्योंकि भाखा की जड़, पुष्य कवि को भाखा की जड़ किसने कहा है? शिव सिंह सेंगर ने कहा है। ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार बन चुका है, बट एग्जामिनर अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देगा, यानी किस भाषा के कारण कहा है? संस्कृत के कारण, प्राकृत के कारण, खड़ी बोली के कारण या फिर स्थानीय भाषा के कारण। तो किसके ऊपर टिक करना है आपको? स्थानीय भाषा के कारण शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ कहा है। ऊपर हमने नोट किया था ना, मैंने बताया था कि गिरिसन ने अपने ग्रंथ के लिए सामग्री कहां से उठाई है? शिव सिंह सरोज से उठाई है। अब ये जितने भी कवि आपके सामने चारण काल में गिरिसन ने रखे हैं, तो इनमें किसका हवाला देंगे? शिव सिंह सेंगर का, क्योंकि इन्होंने सामग्री भी कहां से उठाई है? शिव सिंह सेंगर ग्रंथ से उठाई है। तो पुष्य कवि के बारे में इन्होंने बता दिया। इन्होंने संस्कृत और स्थानीय भाषा दोनों में लिखा, जिसका कर्नल टाड ने अपनी पुस्तक राजस्थान में इसका उल्लेख किया है। ये कर्नल टाड भी जब आप पृथ्वीराज रासो पढ़ोगे वहां पर कर्नल टाड आएंगे कि पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक, अप्रामाणिक और अर्ध प्रामाणिक क्यों माना गया है, उनमें कर्नल टाड आते हैं। दूसरे कवि बताते हैं खुमान कवि, जिनके द्वारा, खुमान कवि के द्वारा दलपति विजय नाम का रासो ग्रंथ, दलपति विजय ने खुमान रासो नाम से एक ग्रंथ लिखा है। खुमान जो रासो जो नहीं लिखा है, यह मेवाड़ के प्रसिद्ध प्राचीन काव्य वृत्तांत है। यानी यहाँ पर नहीं बल्कि क्या आएगा कि जो खुमान रासो दलपति विजय के द्वारा जो लिखा गया है, ये कौन है? ये मेवाड़ का सबसे प्राचीन क्या है? काव्य वृत्तांत है। इसके बाद ये केदार की बात करते हैं। केदार के बारे में कहते हैं कि यह गायक और कवि दोनों थे। शिव सिंह सरोज में अलाउद्दीन गोरी के दरबार में उपस्थित होने का उल्लेख आया है। कुमारपाल के बारे में बताते हैं कि अनहल राजा कुमारपाल अज्ञात कवि, इन्होंने कुमारपाल चरित नामक एक चारण वृत्तांत लिखा। यह पांडुलिपि टोड संग्रह में मौजूद है और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सूची में इसका क्रमांक 31 है। फिर बात करते हैं अनन्य दास की। शिव सिंह सरोज में अनन्य जो दास हुए हैं, इनकी कीर्ति का नाम जोग नामक कीर्ति बताया गया है। फिर चंद के बारे में बात करते हैं, जो पृथ्वीराज के दरबार में आए, उनके मंत्री और उनके राज्य कवि नियुक्त हुए। बात करेंगे जगनिक की, तो महोबा बुंदेलखंड के कवि जगनिक या जननायक हैं, जिन्होंने क्या लिखा है? परमाल रासो। इसके बाद आते हैं जोधराज। जोधराज के द्वारा क्या लिखा गया है? हमीर रासो। वहीं सारंगधर के द्वारा भी क्या लिखा गया है? हमीर रासो लिखा गया है। तो सारंगधर रणथंभौर के कवि और क्या है? भाट सारंग थे। और इस ग्रंथ का आधार ग्रंथ क्या है? शिव सिंह सरोज है। ये पहले ही मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। जॉर्ज गिरिसन अब बताते हैं, यदि आप कवि को समझना चाहते हैं तो आपको कवि की भूमि पर जाना होगा। गिरिसन महोदय यहाँ पर क्या बताते हैं कि अगर आप किसी कवि के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको पहले उस कवि की भूमि पर जाना होगा। डॉक्टर नगेंद्र फिर बताते हैं कि जॉर्ज गिरिसन का ग्रंथ अंग्रेजी में रचा होने के कारण हिंदी के अध्ययन की दृष्टि का केंद्र नहीं बन सका। अब हम बात करेंगे मिश्र बंधु विनोद के बारे में। इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है। जो मिश्र बंधु विनोद हैं, ये 3 भाई हैं बिहारी। कौन कौन से हैं? सुखदेव बिहारी,
गणेश बिहारी और श्याम बिहारी, ये तीन भाई हैं। श्याम बिहारी हैं, सुखदेव बिहारी हैं और गणेश बिहारी हैं। ये इन तीन भाइयों ने मिलकर एक ग्रंथ लिखा है, जिस ग्रंथ का नाम क्या है? मिश्र बंधु विनोद। और इसका रचना जो ये ग्रंथ है, ये 4 भागों में आता है, जिसके प्रथम 3 भाग 1913 और जो चौथा भाग आता है 1914 में प्रकाशित हुआ था। इस ग्रंथ के मुख्य बिंदु, इसमें मिश्र बंधु विनोद एक विशाल ग्रंथ है और इसमें 5000 कवियों का वर्णन दिया गया है। अगर कुल संख्या पूछ ली जाए तो कितने पर टिक करोगे आप? 4591। लेकिन लगभग पूछ लिया जाए तो आपको टिक करना है 5000 कवियों के ऊपर। रामचंद्र शुक्ल फिर क्या बताते हैं? रामचंद्र शुक्ल ने बताया है कि मिश्र बंधुओं के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है, इसकी सामग्री जुटाकर मैंने रीतिकाल के कवियों के परिचय लिखे हैं और इस ग्रंथ में पहली बार काल विभाजन का समुचित प्रयास किया गया है। यानी रीतिकाल के कवियों की जो सामग्री रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में दी है, कहां से उठाई है? इन्होंने मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ से उठाई है और पीवाईक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है। इस ग्रंथ में रचना काल को 8 खंडों में विभाजित किया गया है तथा विभिन्न काल खंडों के कवियों का परिचयात्मक विवरण देते हुए उनके साहित्यिक महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। रामचंद्र शुक्ल इस ग्रंथ को क्या कहते हैं? बड़ा भारी व्यर्थ संग्रह कहते हैं। जो शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ को तो कविता संग्रह, गिरिसन के ग्रंथ को क्या कहते हैं? बड़ा कवि वर्त संग्रह। लेकिन जो मिश्र बंधु का जो ग्रंथ आता है, इसको क्या कहते हैं? बड़ा भारी वर्त संग्रह या फिर बड़ा भारी प्रकांड कवि वर्त संग्रह। ये किसको नाम देते हैं? ये नाम देते हैं मिश्र बंधु विनोद को। इससे आगे भी आपकी जो हिंदी साहित्य लेखन परंपरा है, जिसमें कौन आते हैं? रामचंद्र शुक्ल आते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं, राम कुमार वर्मा आते हैं, सोमन राजे आते हैं, गणपति चंद्र गुप्त आते हैं, राम नरेश त्रिपाठी आते हैं, नंद दुलारी वाजपेयी आते हैं, डॉक्टर नगेंद्र जिन्होंने संपादित ग्रंथ किया था। यानी हिंदी साहित्य लेखन परंपरा क्या है? काफी लंबी है। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को 4-5 कवियों को करवा दिया है। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा। आपको क्लास को ध्यान से देखना है। अगर आपको क्लासेस सच में पसंद आती हैं तो आप टीचिंग गोल्स ऐप के साथ जुड़ सकते हैं। वहां पर मेरा बैच अवेलेबल है, बिल्कुल मिनिमम प्राइस में आपको ये बैच देखने को मिलेगा और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मेरी तरफ से आपको दिया जाएगा। साथ में पीडीएफ, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, हर जो आपका हिंदी व्याकरण है, आपकी क्या है, काव्य शास्त्र है, आपका हिंदी साहित्य है, एनसीईआरटी, सब कुछ वहां पर आपको कवर करवाया जाएगा। टच वुड पिछला बैच जो मेरा रहा है, बच्चों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस मेरे पास आया है। तो अब की बार भी आपको वैसा ही कंटेंट दिया जाएगा। अगर आप यूजीसी नेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो दूसरे यूनिट को भी वहां से कवर कर सकते हैं। तो टीचिंग गोल्स ऐप के साथ जुड़कर आप मेरे साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप मेहनत करेंगे। कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगी, बस आपको सिर्फ मेहनत करनी है और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप एस्टेट क्लियर कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। टीचिंग गोल्स को अभी सब्सक्राइब करें और पूरा कोर्स पाने के लिए हमारा ऐप डाउनलोड करें। आपकी सफलता हमारा लक्ष्य।